नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह, रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों के साथ और कुछ खास मेहमानों के साथ। देखते हैं क्या है आज के मुद्दे। झारखंड में नेताओं से टूटा भरोसा, नाराज मतदाता वादों को लेकर भरवा रहे हैं करारनामा। विकास न कर पाने पर फिर नहीं लड़ेंगे चुनाव। वोट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व डीजीपी तक है मजबूर। जनता की अदालत में स्टैंप पेपर पर दे रहे हैं हलफनामा। और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की धमकी के बाद देश भर में बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को लोकतंत्र पर बताया बुज़दिलाना हरकत। श्रीनगर पहुंचे आर्मी चीफ ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। चलिए, दो खास मुद्दे। पहला मुद्दा झारखंड का, जहां पर की एक नई स्थिति देखने को मिल रही है। 14 साल के अंदर जो तमाम नेता आकर के विकास की बातें कर रहे हैं, लोग इतने परेशान हैं कि अब हलफनामा तक लिखवाया जा रहा है। 20 रुपए के स्टाम्प पे दस्तखत करवाए जा रहे हैं कि अगर आपने विकास नहीं किया तो अगली बार वोट मांगने आप नहीं आएंगे, आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। और अगर आपने इस पर दस्तखत नहीं किया तो लोगों से अपील की जा रही है इनके चुनाव प्रचार में हिस्सा ना लें, इनकी जनसभाओं में ना जाएं। पहले इस खास रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसने झारखंड को न छला हो। 14 साल के झारखंड की जनता नेताओं के वादों से आजिज आ चुकी है। आते हैं, वोट मांगते हैं और जीतने के बाद अंगूठा दिखाकर चले जाते हैं। नेताओं की इस वादा खिलाफी से गुस्साई जनता ने आखिरकार काट निकाल ही ली। अब राजधनवार विधानसभा क्षेत्र को ही लीजिए। यहाँ की एक संस्था ने चुनाव लड़ रहे तमाम नेताओं को धमकाते हुए एक हलफनामे पर दस्तखत करवा लिए हैं और खुले मंच से ये कबूल करवाया है कि उनका ही हलफनामा है, जिसमें उम्मीदवारों ने राज्य का विकास न कर पाने पर दोबारा चुनाव न लड़ने की कसम खाई है। हलफनामा नहीं भरने वालों की चुनावी सभा के बायकॉट का ऐलान किया गया है। ऐसा है कि प्रत्याशी जो भी हैं वो इन्हें जनता के समर्थन से ही जीत सकते हैं, उसके बिना नहीं। जनता के बीच किए हुए वादे को अगर वो नहीं निभाते हैं तो जाहिर तौर पर जनता के कोपभाजन का शिकार बनेंगे, वादा खिलाफी का आरोप लगेगा, फिर समाज में मुंह दिखाने के लायक वो नहीं रहेंगे। और एक नैतिक दायित्व भी होता है, नैतिक रूप से कोई गिरना नहीं चाहता है। हम लोग यह एग्रीमेंट जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस एग्रीमेंट के माध्यम से उनको हम कोर्ट में खड़ा करेंगे, इस समाज में तो हम जरूर खड़ा कर सकते हैं। राजधनवार से सीपीएम माले के राजकुमार यादव तक ने साहू धर्मशाला पहुंचकर वैश्य संघर्ष मोर्चा के इस हलफनामे पर दस्तखत किया है। हलफनामे पर हस्ताक्षर करने वालों में से हाल तक राज्य के डीजीपी रहे लक्ष्मण सिंह शामिल हैं। बीजेपी ने लक्ष्मण सिंह को विकास के नाम पर राजनीति करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के खिलाफ मैदान में उतारा है। बाबूलाल मरांडी तक को इस साहू धर्मशाला पहुंचकर हलफनामे पर दस्तखत करने की बात कबूलनी पड़ी है, तभी वो इलाके में चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं। हलफनामे के कबूलनामे के लिए मजबूर होने वालों में आरजेडी के मनोज यादव और कांग्रेस के उपेंद्र सिंह तक शामिल हैं। झारखंड के तमाम नेताओं के लिए एक चेतावनी है कि अगर जनता की अदालत इसी तरह सख्त हो गई तो तरक्की के वादे कर मुकर जाना नेताओं के लिए आसान हरगिज नहीं होगा। वादा खिलाफ माननीय जनता की अदालत के कटघरे में तो खड़े होंगे ही, साथ ही ये चुनाव उनका अंतिम चुनाव भी साबित हो सकता है। राजधनवार से मिथिलेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जैन टीवी। तो देखा आपने कि अगर जनता सजग हो और वाकई में अगर वो नजर रखने लगे तो क्या कुछ कर सकती है। अब बाकायदा चुनाव से पहले हलफनामे पे दस्तखत कराए जा रहे हैं, वरना आप चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसी पर बातचीत करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नीता मिश्रा जी हैं, नेता कांग्रेस, हमारे साथ दिनेश सिंह जी हैं, बीजेपी नेता, हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, और इस बीच हमारे साथ जयशंकर चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं, नेता आजसू से, हमारे साथ झारखंड से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल चौधरी साहब आपसे, आप देख रहे हैं लोगों के अंदर कितनी नाराजगी है। लोग बाकायदा हलफनामा लेके दस्तखत ले रहे हैं कि भाई अगर आपने विकास नहीं किया तो फिर आपको अगली बार चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। आपको लग रहा है नाराजगी काफी बढ़ गई है? 14 साल में जो कुछ घटा है झारखंड में, लोग उससे काफी नाराज हैं।
चौधरी साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है चौधरी साहब से संपर्क नहीं हो रहा हूं, तो आगे उनसे बातचीत करेंगे। आलोक जी, इस पहल को, ये अपने आप में अनूठी पहल, ये इस तरह की घटना देखने को मिल रही है कि पहले दस्तखत करो और उसके बाद अपना चुनाव प्रचार जो है आगे बढ़ाओ, कैसे देख रहे हैं आप इसे? विपुल, अहिंसक विरोध या अहिंसा के तरीके से जो प्रतिरोध किया जा सकता है विकास नहीं करने वाले नेताओं के प्रति, उसका ये अनुपम उदाहरण है। इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। वैसे भी झारखंड इस बार कई अजीब तरीके से अजीब गरीब किस्से किए हैं, बहुत सारे। आपने ही दिखाया था पिछले दिनों के कैसे एक एक पैसे लेकर के लोग उतर रहे हैं मैदान। तो ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी के साथ साथ ये गुस्सा है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आप समझ नहीं सकते कि राज्य के पूर्व डीजीपी लक्ष्मण सिंह, जो हाल तक अभी रिटायर हुए हैं और बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, राज्य का डीजीपी ऐसा करारनामा करे और स्टाम्प पेपर पे करे और लिख कर दे कि भाई मैं नहीं काम कर पाऊंगा आपके मुताबिक तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आप समझ सकते किस कदर एन मौके पर जनता ने मजबूर कर दिया है इन उम्मीदवारों को। बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कहे जाते हैं कि बड़े दमखम वाले मुख्यमंत्री हैं, उनको भी लोगों ने कहा है कि हमारे बीच मत आइएगा अगर इस पे नहीं यकीन होगा, ये नहीं कर पाएंगे। और इतना नहीं, हलफनामे की बात होती या फिर कहा जाता किसी मंच से वादा करते, उनको ये कबूलना पड़ रहा है पब्लिकली कि हाँ भाई, मैं आपकी ओर से जो एक मजमून है जो आपने तय किया है उस मजमून को मैं मान चुका हूं, और तब अगर नहीं कर पाऊंगा उस मजमून के अनुरूप, आपके उम्मीदों पर खरे नहीं उतरूंगा, तो वाकई अगली बार आपके बीच नहीं आऊंगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों का या ऐसे मजमून का सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के कई इलाकों में मायने रखता है, क्योंकि आज की तारीख में वाकई जो उम्मीदवार होते हैं वो खरे नहीं उतरते कई मामलों में। चलिए, अपने आप में एक अनूठी, एक अनुपम उदाहरण है किस तरीके से जन जागरण किया सकता है, किस तरीके से लोग नेताओं को मजबूर कर सकते हैं कि अगर आपने नहीं किया तो अगली बार चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इसी बात पे, बाकी पैनलिस्टों से भी इस पूरे मसले को समझेंगे। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हमने आपको एक खास रिपोर्ट दिखाया किस तरीके से लोगों अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। राजधनवार में बाकायदा हलफनामा पे साइन करवाए जा रहे हैं, हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं कि आप विकास नहीं करेंगे तो अगला चुनाव आप ये कहिए, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि आप अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नीता मिश्रा जी हैं, नेता कांग्रेस, दिनेश सिंह जी हैं, नेता बीजेपी के। हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ जयशंकर चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता आजसू। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयशंकर जी, आपसे पहला सवाल यही होगा, क्या कुछ उम्मीदें आपको लग रही हैं? तमाम रैलियां जो हो रही हैं, एक तरीके से कमान जो है बीजेपी गठबंधन की नरेंद्र मोदी ने संभाली हुई है, और जब भी वो निशाना साधते हैं हमेशा बाप बेटे की सरकार कहते हैं, लेकिन आजसू के अपने ही जो 8 सीटें हैं उनमें से 5 एक ही परिवार के हैं। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस बात को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जो बता रहे हैं, एक तो रैलियां जो हो रही हैं उसमें जरूर बीजेपी का कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में है जी, और नेचुरली वो बड़ी पार्टी है तो कमान तो उनके हाथ में रहनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आजसू का एक अपना सामाजिक आधार है, अपना संघर्षों का इतिहास है जी, उसकी ताकत भी साथ साथ में है जी जी। और जब किसी पार्टी से किसी पार्टी का समझौता होता है जी, तो निश्चित रूप से दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता है। बिल्कुल कि बिल्कुल। भाजपा से समझौता हो गया और आजसू का कुछ भी नहीं जी। जब तक किसी पार्टी को समझ में नहीं आता है कि इस पार्टी से समझौता का हमको क्या फायदा होगा, जी जी, तब तक वो समझौता नहीं हो सकता। रही खानदान की बात जी, तो उस तरह की बात आजसू में तो नजर नहीं आ रही है। अब किसी एक सोसाइटी, एक समाज के लोग रहे और उनका आपस में कोई रिश्ता हो जी, मामा भांजा का रिश्ता हो या आप जो संकेत करना चाह रहे हैं, बिल्कुल शायद बिल्कुल, चंद्र प्रकाश चौधरी और सुदेश जी के बारे में करना चाह रहे हैं जी, तो उनका रिश्ता कुछ ऐसा रिश्ता नहीं है जो बाप बेटे का रिश्ता होता है या खानदान से रिश्ता होता है। दोनों अपने अपने संघर्षों से आकर के एक पार्टी में
जुड़ करके कामकाज कर रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि ये आरोप और इसको मिलाना ये हमको लगता है उचित नहीं है। मतलब परिवारवाद का कोई मुद्दा आपके लिए नहीं है, या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए होगा ये मुद्दा, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं जी। परिवारवाद का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान के लिए है जी। परिवारवाद किस तरह का परिवारवाद? परिवारवाद तो एक आप देखिएगा कि किसी एक समाज में जो हमारे यहाँ जो जाति प्रथा है जी, उस जाति के 10 कैंडिडेट को आप खड़ा कर दीजिए और उनका रिश्ता लगे तो कुछ न कुछ रिश्ता जुड़ जाता है। लेकिन जब एक परिवार का लीडर अपने परिवार के किसी ऐसे आदमी को बतौर सुप्रीमो, बतौर अपना एक राजनीतिक इतिहास के को लेकर के उसको जब खड़ा करता है कि हमारा बेटा है, हमारा राजनीतिक इतिहास है, इसलिए यही बारिश होगा, तब परिवारवाद, वहां से परिवारवाद को चिन्हित किया जाता है। लेकिन परिवारवाद जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि परिवारवाद एक ही समाज का 10 कैंडिडेट खड़ा हो गया और उसमें कोई रिश्ता है, तो वो परिवारवाद, उस तरह का परिवारवाद हिंदुस्तान में हमको नहीं लगता है कि उसको जोड़ना उचित होगा। जयशंकर जी, आलोक कुमार बोल रहा हूं, पैनल में पत्रकार हूं। आप माले संगठन से थे और अभी आपने आजसू को ज्वाइन किया है चुनाव से पहले। आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहां आकर के? क्या वाकई यहां डेमोक्रेटिक व्यवस्था है और जो बीजेपी के साथ इनका अलायंस है वो दूरगामी होगा? देखिए, समझौता तो जो निश्चित रूप से जो पार्टी संघर्ष करते रहता है उसको लगता है कि हम इंडिपेंडेंट लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन राज्य के हित में या एक ब्रॉडर कॉज के लिए यदि समझौता किया जाता है तो जरूर कुछ न कुछ बात होगी जो नेताओं ने मिलकर बैठ करके तय किया और समझौता किया। जहां तक मेरा पर्सनल आप सवाल पूछते हैं कि हम जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, तो हम लोग तो हमेशा संघर्ष में विश्वास रखे हैं और जनता की लड़ाई को लड़ते रहे और आज भी आजसू से जुड़े थे उसी लड़ाई को देख करके। इसलिए कि हमने ये देखा कि आजसू ही इस राज्य में राज्य की लड़ाई को, राज्य की स्वायत्तता की लड़ाई को, राज्यों में जो खनिज लूट हो रहा था उसके खिलाफ लड़ाई को और विशेष राज्य दर्जा देने की लड़ाई को लड़ रहा था। इसलिए हम आजसू के साथ जुड़े हैं। जरूर हमारा बहुत कम दिन का अनुभव है, लेकिन निश्चित रूप से जो समझौता किया गया है जरूर राज्य हित में किया गया होगा। जी, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे। पता नहीं आपने जब ब्रेक से पहले हम एक खास रिपोर्ट दिखाई थी, अगर आपने सुनी हो, हम वहां पर राजधनवार में जिस तरीके से लोगों ने एक नया तरीका निकाला है, लोगों के अंदर 14 साल का जो शासन रहा है उसके प्रति गुस्सा इतना ज्यादा है, वहां बाकायदा हलफनामे में दस्तखत लिए जा रहे हैं लोगों से, जहां से बाबूलाल मरांडी भी वहां पहुंच करके दस्तखत कर रहे हैं स्टाम्प पेपर पे कि अगर हमने विकास नहीं किया तो हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक नया तरीका है विरोध का, ये भी अपने आप में कि आपने 14 साल ऐसे ही आप आते हैं, हर बार वादा करके निकल जाते हैं। आपको लगता है नाराजगी बहुत ज्यादा है लोगों की आपकी बार? देखिए, नाराजगी सिर्फ लोगों का एक है कि डेमोक्रेसी में, हिंदुस्तान में सिर्फ वो घटना ये संकेत देती है कि सिर्फ उस पर्सनल कैंडिडेट का खिलाफ नाराजगी नहीं है, सबके खिलाफ का जो एक ये है, क्योंकि हलफनामा जो होता था पार्टी का अपना मैनिफेस्टो ही हलफनामा होता था, उस पर लोग विश्वास करते थे और उसी विश्वास के चलते पार्टियों को लोग वोट देते थे। आज के दिन में मैनिफेस्टो से लोगों का विश्वास उठा है। डेमोक्रेसी में एक बहुत खतरनाक बात है, आप जनता जब किसी कैंडिडेट से हलफनामा लेने लगे, पार्टी पर भरोसा न करे, ये भविष्य के लिए हमको लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन जरूर यहाँ झारखंड में जो लूट का जो सिलसिला रहा है, जरूर लोगों के बीच अविश्वास रहा है, क्योंकि झारखंड में एक चीज देखिएगा कि झारखंड की धरती से जो यहाँ पर खनिज है, जो यहाँ की संपदा है, उसी का पैसा यहाँ के लोगों पर एक दोहरा मार कर रहा है। पैसा यहीं के खनिज का पैसा है और यहाँ के ही लोगों पर उसका अटैक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का माफिया जयशंकर जी से जो बड़े पूंजीपति का जो अखाड़ा हुआ है इतने दिनों में, 14 साल में, जयशंकर जी, हमको लगता है कि ये अविश्वास का बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि शायद पार्टी का मैनिफेस्टो से अलग इस कैंडिडेट का कहीं हरकत ना हो। बिल्कुल। जयशंकर जी, आप अब आजसू से जुड़ गए हैं, तो आपसे एक सवाल बनता है कि राज्य में ज्यादातर वक्त तक आजसू के पास कोई ना कोई मंत्रालय रहा, आजसू के नेता राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे,
तो अभी जो 14 साल की जो नाराजगी की बात आप बता रहे थे, उसमें आजसू अपने को कहां महसूस करती है? नहीं, बिल्कुल हमारे लोग भी मंत्री रहे हैं और हमारे लोग यदि काम नहीं किए होंगे तो उनके खिलाफ भी गुस्सा होगा, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विकल्प क्या है। और बाकी लोग, क्योंकि अब देखिएगा, जब राजनीति में चीजों का पतन हुआ है तो लोग तुलनात्मक दृष्टि से चीजों को देखते हैं कि कौन लोग, मान लीजिए कि हम ठेस के गिरे और उठने के बाद जो हमारी कदम है वो किस तरह की कदम है, उसको भी लोग देखते हैं। और उसको देखने के बाद, चूंकि आप आज देखेंगे कि भाजपा का जो ग्राफ बढ़ा है इतना ज्यादा, वो सिर्फ भाजपा के इतिहास से उसको लोग नहीं जोड़ के देख रहे हैं। आज इस झारखंड में जो चुनावी माहौल है बिल्कुल भिन्न है। जो पहले हुआ करता था, झारखंड को बोला जाता था कि कॉम्युनल ये सेंटर है, ये जो माना जाता था कि ये यहां पर कॉम्युनल आधार पर ही चुनाव हो सकते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव आप देखेंगे बिल्कुल भिन्न है और इस बार का चुनाव में कहीं भी उस तरह का तनाव नजर नहीं आएगा आपको। और इसलिए भी आजसू इस प्रयास में भी सक्सेसफुल है कि एक बहुत बड़े आवाम को मेन स्ट्रीम से जो काटने की साजिश हो रही है कुछ पार्टियों के द्वारा, आजसू जैसी पार्टी एक पुल का काम करेगा और जो लोग भाजपा से बहुत दूर का रिश्ता बना के रखना चाहते थे उनके बीच भी एक कड़ी का काम करेगा। इसलिए भी आजसू का महत्व इस चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एक सवाल और जयशंकर जी, बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमें स्थायी सरकार देने का मौका नहीं मिला, इसलिए आप हमें पूर्ण बहुमत दीजिए। भले ही आप एनडीए के पार्टनर हैं, लेकिन पार्टनर के बजाय वो इस बात पे जोर दे रही है कि पिछले दिनों एनडीए की वजह से ही राज्य की दुर्दशा हुई, इस बार मुझे पूर्ण बहुमत दीजिए। तो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के मंच से आजसू से एक फासला रखने की बात कही जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, पिछले दिनों जो चुनाव हो रहा था, आजसू अलग चुनाव लड़ी थी, उसके अलावा जो सबसे बड़ा संकेत यहां पर दिया जा रहा है वो निर्दलियों को लेकर दिया जा रहा है। कोई भी सरकार निर्दलीय को छोड़ के न तो बनी न बनने की स्थिति में थी। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यहां पर सरकार की ब्लैकमेलिंग भी होती रही। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि उसके बावजूद भी काम नहीं हो सकता था, काम तो हो ही सकता था, हुआ भी। लेकिन जो निर्दलियों की स्थिति यहां पर रही है, जो जिस तरह से निर्दलीय यहां जीत के आते रहे हैं और जितनी उनकी संख्या रही है, कभी कभी तो पार्टियों से ज्यादा निर्दलियों की संख्या हो जाती है, 10-11 निर्दलीय जीत जाते हैं और यहां पर 81 सीट का ये है। तो इसलिए ये संकेत जो है ये पूरी सिर्फ आजसू के बारे में कहने के लिए हमको नहीं लगता है कि आजसू के बारे में है या उस तरह के दल के बारे में। दल का फिर भी अपना एक बाध्यता होता है। चलिए जरा ये इसका क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। हमारे साथ दिनेश सिंह जी हैं, नेता बीजेपी के। दिनेश जी, जब पूर्ण बहुमत की बात होती है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया जाए और हमने साथ नहीं छोड़ा, जब दिल्ली में भी आपने हमें पूर्ण बहुमत दिया, लेकिन जो लोग हमारे साथ एनडीए में थे हमने उनको मौका दिया, लेकिन वही जब शिवसेना के साथ स्थिति बनती है तो खराब होती हुई दिखाई देती है। लोग इस बात से नाराज है, सीटें मंत्री पद कम मिला। आप क्या आजसू के साथ इस गठबंधन से संतुष्ट हैं? क्योंकि तमाम पार्टी के, आपकी पार्टी के ही तमाम नेता भले ही पर्दे पर ना बोले, लेकिन वो कहते हैं ये समझौता ठीक नहीं है। विपुल जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जी जो सही तरीके से गठबंधन धर्म सिर्फ बनाती नहीं बल्कि उनको निभाना जानती है। आप किसी भी देख लीजिए, जैसे आपने ही कहा कि हमारे अकेले की बहुमत है, फिर भी एनडीए के सारे घटक हमारे साथ हैं। आप जिस महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे थे, शिवसेना की, शिवसेना से हमारी कोई दुश्मनी न कल थी, न आज है, न आगे रहेगी। उसके बावजूद भी हमने बाकी दलों का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन हम दबाव की राजनीति नहीं करते हैं। ऐसी कैसी दुश्मनी नहीं थी जब अफजल की सेना कहे जा रहे थे आप? वही मैं कह रहा हूं ना हम दबाव की राजनीति करते हैं और ना हम दबाव की राजनीति पसंद करते हैं। एक बात और एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, जो इसकी चर्चा अभी आप सारे दर्शक, आपने पैनलिस्ट से पूछा, आलोक जी से भी, जयशंकर जी से, कि वहां एक परिपत्र भरवाया जा रहा, शपथ पत्र भरवाया जा रहा। बिल्कुल। देखिए, इसको मैं शुभ मानता हूं। एक परिवर्तन का दौर है। जैसे विपुल जी सारे क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है, वैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहा है। जनता में जागरूकता बढ़ रही है और
एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे स्वीकार करने में गुरेज नहीं है कि भी हाल फिलहाल के दिनों में नेताओं पर से जनता का विश्वास डगमगा गया था, उठ गया था। वो विश्वास नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है जो विश्वास का संकट था, इसको भरने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद किसी भी पार्टी के नेता हों, लेकिन नेताओं पर से विश्वास फिर से लोगों का बढ़ा है। जब आप जो काम कहेंगे अगर उसको आप करेंगे तो निश्चित तौर पर शपथ पर की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये दिक्कत उनको होनी चाहिए जो कहते कुछ है और करते कुछ है। इसलिए मैं इसको शुभ मानता हूं और भारतीय राजनीति के लिए मैं इसको शुभ संकेत मानता हूं। बनाया जा रहा है। चले जरा एक पुष्पेंद्र जी से टिप्पणी ले लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी स्थिति को? एक तरफ तो ये लोगों के अंदर नाराजगी है इस बात से, लोग 14 साल से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप ये जो एक जो अनुपम तरीका है? देखिए, मैं समझता हूं कि आपने अब तक खबरें ये सुनी होंगी कि कुछ जगह कुछ मोहल्लों में लोगों ने कहा साहब हमारे यहाँ गली नहीं बनाई है, सड़क नहीं बनाई है तो हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, लोग वोट नहीं देते। ये उससे आगे बढ़ने की बात है। और जो भाई दिनेश भाई कह रहे हैं, मैं उससे आगे इसलिए कहना चाहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में एक लंबे समय से लोग सिर्फ लोगों के वादों पे, नेताओं के भाषणों पे यकीन करते रहे हैं। उस यकीन के टूटने और सत्ता व्यवस्था से पूरी तरह से हताश निराश होने के बाद जो गुस्सा उपजा है, उस गुस्से की आखिरी परिणति है कि कहीं कोई नक्सलाइट बन गया है, कहीं किसी ने हथियार उठा लिए हैं। और अगर लोग इस गुस्से को एक क्रिएटिविटी में बदल रहे हैं तो यह बड़ी बात है। और ये दिल्ली में नहीं हो रहा, ये झारखंड में हो रहा है, जहां बहुत सारी बड़ी आबादी जो है वो आप आदिवासी कह सकते हैं। अगर उनके अंदर इतनी अवेयरनेस है कि अपने चुने हुए नेता से वो कहते हैं कि शपथ पत्र पे साइन करो, हम अगला चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी बात ही नहीं कोई हो सकती है। ये बहुत बड़ी अवेयरनेस है। आप दुनिया में, हमारा इलेक्शन कमीशन तब जगह कहता है लोगों को वोट डालना चाहिए, इस प्रोसेस में आना चाहिए। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है झारखंड के अंदर कि झारखंड के अंदर नक्सल है, माओवाद है, वहां के चुनाव के बहिष्कारों की खबरें आप रोज सुनते हैं। उस सब के बावजूद, लेकिन इसमें एक दूसरी बात भी छुपी हुई है। इस गुस्से के पीछे आप बार बार यह भी देखिए कि जो लोग इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते या इसका बहिष्कार करते हैं, उन लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि जब तक नेता ये वादे पूरे नहीं करते, नेता धोखा देते हैं, नेता छलावा करते हैं, तो इनके पास भी कोई जवाब होना चाहिए उन नक्सल लोगों को कहने के लिए कि अगर हम इसके बाद अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हमारे पास भी वही रास्ता होगा। तो नेताओं को भी समझना चाहिए, उन लोगों को भी समझना चाहिए जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं इस पूरे आइडिया को, इसके बड़ा स्वागत योग है। और खासतौर से मैं कह रहा हूं झारखंड में हो रहा है तो बड़ी बात है, दिल्ली में होता तो कोई, अब हमारे यहां नोटा की प्रॉब्लम चलने लगी है, नोटा से भी आगे चले गए, ये नोटा की बात नहीं है, इसलिए ये बड़ी बात है। नीता जी, दो बातें हैं। एक तो ये कि जैसा कि अभी दिनेश जी कह रहे थे कि विश्वास लोगों से खत्म हो गया था और निशाना निश्चित रूप से आपकी तरफ ही था, आपकी पार्टी की तरफ था। नरेंद्र मोदी ने उस गैप को भरा है जी। किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने उस गैप को भरा है या नहीं भरा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन दिनेश जी, आपने बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया था, हाल फिलहाल। अरे हाल फिलहाल 14 साल जब से झारखंड बना, 9 साल तो आप ही की सरकार थी। आप कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में ऐसे नेता वहां पर आए, और बाकी के समय जब झारखंड बना केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी नक्सल्स के कंट्रोल में, और आज आप देख लीजिए कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आखिर बीजेपी का इसमें कहां तक योगदान है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, वहां की जनता भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। और रहा बात लोगों का जो ये हलफनामा भरवा रहे हैं, मुझे लगता है कि डेफिनेटली पहले से अब जनता कहीं ज्यादा जागरूक तो हो गई है, लेकिन साथ में ये देखिए कि ये नौबत आ गई। मुझे इस बात का बड़ा कष्ट है और इस बात का दुख भी है कि अब जनता को ये हलफनामा, हालांकि वोट अपने आप में इतना पोटेंट वेपन है कि जिसको लाना चाहे वो लाए, जनता लाए सरकार बनाने के लिए। जिम्मेदारी तो आप ही लोगों की रही, आप हो या बीजेपी हो, जिम्मेदारी गलती तो नेताओं की रही। एक मिनट विपुल जी, जो सवाल नीता जी ने खड़ा किया है जी, आपने कहा है कि जनता बताएगी, और जनता ने तो 2014 में बता दिया आपको 44 पे लाकर पूरे देश में और झारखंड में, और जहां जिस राज्य की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वहां तो सुपड़ा साफ हो गया। और आप उस झारखंड की बात कर रहे हैं, उस वनवास के 14 वर्ष के वनवास को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिस आदमी को ऊपर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप है, एक व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। और आप क्या चाहते हैं? और इस चुनाव में मुख्यमंत्री बनाया था, उनके ऊपर कोई
कम भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे थे दिनेश जी। नेताजी, भारतीय लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और बड़े बड़े शेर को चूहे बनाती है, बड़े चूहे को शेर बना देती है। और 14 सीटों में से 12 सीटें जिताकर झारखंड की जनता ने अपनी जागरूकता की परिचायक दी है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि 14 साल के लंबे वनवास के बाद एक बहुमत की सरकार बनेगी, एक राम राज की स्थापना होगी। अब वहां लूट नहीं होगी, अब वहां परिवारवाद, क्षेत्रवाद नहीं चलेगा। अब वहां चलेगा। चौधरी जी के पास चलते हैं। चौधरी साहब, दिनेश जी कह रहे हैं परिवार, बीजेपी के नेता कह रहे हैं परिवारवाद नहीं चलेगा। दिनेश जी बिल्कुल कह रहा हूं आलोक जी, आपने परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद नहीं चलेगा और चला भी नहीं। 2000 के जनरल इलेक्शन में अभी आंसू को सुना आपने। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं विपुल जी दिनेश आपसे मैं जी, कहूं, आप जो ये कह रहे हैं बार बार कि मोदी जी आए हैं, सवाल है नेताजी विपुल जी का एक सवाल, उसका जवाब दे दो। आपने कहा नहीं चलेगा, दोनों में बहुत अंतर है विपुल जी। एक आईएएस का बेटा, क्या आईएएस बनने में उसमें कोई दिक्कत है? एक आईपीएस का बेटा आईपीएस बन सकता अपनी मेहनत से, तो एक नेता का भी बेटा अपने परिश्रम से, अपने सामर्थ्य से, अगर उसमें क्षमता है तो नेता बन सके। लेकिन क्षमा कीजिएगा, एक बेटे को नेता बनाने की प्रोसेस बहुत दिन से शुरू है, लेकिन आज तक पास नहीं कर पाए। तो अपने में क्षमता होनी चाहिए। अगर आप में वो क्षमता नहीं है, नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व की क्षमता आपको तराश सकते हैं, मोदी जी की क्षमता को बहुत ज्यादा आप होगी। बहुत ज्यादा मोदी जी की चर्चा की बात नेताजी आप कर रहे हैं, और मोदी जी, आप उन्हीं के साथ हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जमीन से उठकर आज देशवासियों का नहीं, मोदी जी जो बड़े बड़े बोल रहे हैं, ये हम साबित करके रहेंगे कि वो जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनकी करनी और करनी में कितना अंतर है, ये हम साबित कर रहे हैं और कर रहे हैं। हम लोग कहीं और चले गए, हम लोग कहीं और चले गए। इन दोनों एक छोटा सा सवाल जयशंकर जी से कर लेते हैं। जयशंकर जी, आपने सुना यहाँ काफी गर्मा गर्म बहस हो रही थी, लेकिन एक बयान दिया अभी दिनेश जी ने, एक बात बोली, ना हम दबाव की राजनीति करते हैं ना सहते हैं, शिवसेना को लेकर के उनका इशारा था। क्या अगर आपका गठबंधन बहुमत में आता है, आपको लगता है कि फिर उसके बाद स्थितियां ऐसी होंगी, कहीं ऐसा ना हो आपको साइडलाइन किया जाए, आप कुछ और चाह रहे हो मंत्री पद के लिए और वो अगर नहीं मिलता है तो क्या इसको लेकर के तनातनी रहेगी? क्या इसका जवाब मैं भी दूंगी चौधरी जी के बाद। जी जयशंकर जी, जयशंकर जी सुन रहे हैं आप? नहीं सुन रहे, मैं ही विपुल जी जवाब दे देता हूं। देखिए, जहां भी जैसे हमारा गठबंधन बिहार में था, आप ना राजनीति ऐसी करते हैं ना करेंगे किसी के दबदबे में आकर के। आपको अगर एनसीपी का वो ना मिलता सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता, तो दिनेश जी अजीब बात कर रहे हैं। अजीब बात मैं नहीं कर रही, अजीब बात आप कर रहे हैं। आप जिसको एक तरफ भ्रष्ट कह रहे हैं, उसको दूसरी तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं केवल शिवसेना की आर्म को ट्विस्ट करने के लिए। आपको अगर एनसीपी का सपोर्ट ना होता तो आज आप ये बात ना बोल रहे होते जो आप कह रहे हैं। भाजपा झारखंड पे आते हैं, झारखंड पे वापस आते हैं। झारखंड के हमारा समर्थन करें। ये जो गठबंधन है, जो पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं, जो जयशंकर जी भी कह रहे थे और जो अभी बीजेपी की बातों से भी लग रहा है, दोनों ही दल के लोग, जो कार्यकर्ता हैं, जो नीचे के लोग हैं, खुश नहीं है बहुत ज्यादा। बिल्कुल खुश हैं। अगर खुश ना होते तो समझौता ना होते। ठीक है दिनेश जी, मैं कह रहा हूं कि एक जो कैरेक्टर है वहां, आजसू का जो उत्पत्ति है, जहां से उपजा है, वो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन झारखंड बनने से पहले बना था और झारखंड आंदोलन में इसकी महती भूमिका थी। और ये पैरेलल संगठन था जो बीजेपी का जो वनांचल मोर्चा था उसके खिलाफ, उसके समानांतर काम कर रहा था और हर मोर्चे पर दोनों से तकरार होते थे। और जहां तक आजसू की बात थी, बहुत हद तक माना जाता था झारखंड मुक्ति मोर्चा का आसपास का मामला है, यंग लड़कों की टीम हुआ करती थी। और अब तक बीते 14 सालों तक इसका अस्तित्व उसी एंटी बीजेपी प्लैंक पर रहा है। और अब अगर इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती तो वहां एक झारखंड विकास मोर्चा नाम की पार्टी है जो जिसको संघ के कई लोगों का समर्थन हासिल है, उससे अलायंस कर सकती थी। लेकिन कहते हैं कि एक बड़े उद्योगपति की मदद से अचानक से एक रात यह तय हुआ कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और भारतीय जनता पार्टी में अलायंस होगा। और वो अलायंस इस शर्त पे होगा कि महज 8 सीटें ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को दी जाएंगी, जिसका प्रभाव लगभग पूरे राज्य में था। कम से कम छोटा नागपुर के इलाके में ज्यादातर सीटों पर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन था। लेकिन ये मान जाते हैं ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के व्यक्ति
और कहते हैं ठीक है महज 8 सीटों पर लड़ूंगा, उसमें से 5 सीटें मेरे परिवार के लोगों की होगी और 3 जो आरक्षित सीटें हैं वो आदिवासियों के, क्योंकि वो परिवार के हिस्से में आता नहीं है। तो एक ऐसा समझौता हुआ जिसे लेकर के चुनाव के ऐलानिया तारीख तक हर दिन उन क्षेत्रों से 8 क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के लोग बसों में भर के, गाड़ियों में भरकर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाते रहे, विरोध करते रहे, लेकिन आखिरकार अलायंस हुआ। तो दिनेश जी इस बात को जितना भी कहें, लेकिन रांची के धरती पे लोगों ने खुले आंखों से इसे देखा। आलोक जी बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में देखिए, आपका यह कहना कि एक व्यवसायी के पहल पे, मैं इस चीज को देखिए, मैं तो इस पे और बात जोड़ रहा हूं, व्यवसायी की पहल नहीं है, व्यवसायी के हित से इसलिए उसने कराया है, पहल नहीं है। उनके दबदबे में, उनके दबदबे में आके ये हो रहा है। भी हो गया नीता, जब जवाब दीजिए, फिर एक अंश में बोल बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं, आप पहला सवाल पूछ लीजिए। मैं दूसरा बताता हूं। व्यवसायी जब बोला हूं तब एक बार वहां झारखंड की सरकार अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बनी है, जिसके बारे में आडवाणी जी तक को नहीं पता था। उनसे जब पूछा गया उतने समय, तो अजय संचेती और तमाम लोग वहां गए थे और वो दिला के चले आए थे, और वही व्यवसायी घराना के व्यक्ति वहां बैठा हुआ था। तो ये स्थिति वहां भारतीय जनता पार्टी। मैं चाह रहा हूं कि चौधरी जी के साथ बार बार संपर्क टूट रहा है, एक रिएक्शन उनसे ले लूं, तो आपसे मैं रिएक्शन लेता हूं। जयशंकर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जयशंकर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अभी दिनेश जी ने एक बात कही कि ना दबाव की राजनीति हम करते हैं ना सहते हैं, और इशारा उनका शिवसेना की तरफ था। मेरा कहना यह है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि ये दल आपका जो गठबंधन है वो सत्ता में आ जाता है, उसके बाद अगर आपको मनमाफिक पद नहीं मिलता है, वैसे ही तमाम लोगों में नाराजगी है और चूंकि कि बहुत कम सीटें उन्हें ऑफर की गई हैं, और अगर मंत्री पद भी नहीं मिलता है और बीजेपी इस स्थिति में रहती है कि सरकार अकेले चला सकती है, आपको लगेगा कि आप थोड़ा छला हुआ महसूस करेंगे, स्थितियां और खराब होंगी? ये गठबंधन सही रहा आपको लगता है? विपुल जी शायद संपर्क टूट गया, लगता है संपर्क सुन नहीं पा रहे हैं, संपर्क हमारा टूट गया। चल जी, मेरा कहने का भाव जो है आप उसको दूसरे रूप में शायद ले रहे हो। हमारा कहने का भाव है जब भी हम किसी से गठबंधन करते हैं तो गठबंधन धर्म को हम निभाते हैं। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि ना दबाव की राजनीति करते हैं, ना किसी को हम चाहते हैं कि दबाव की राजनीति। दूसरी चीज जो सवाल आलोक जी का था, आप आरोप लगा सकते हैं, ये आपका अधिकार है कि आप आरोप लगाइए, और कोई किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है, भारतीय लोकतंत्र है, लेकिन बिना कोई प्रमाण के इस तरह का आरोप लगाना ठीक बात नहीं, नंबर एक। और दूसरी चीज कि जिस अजसू की बात आप कर रहे हैं कि हमने कहा कि 8 सीटों पर अजसू चुनाव लड़ेगी, हमारा जो समझौता हुआ, अब उन 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती कि आप किसको चुनाव लड़ाएंगे। ये निर्णय अजसू को करना है, उस पार्टी को करना है जिसके साथ हमारा गठबंधन। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर जल्द लौट रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे। घंटे सेकंड ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सवाल वही कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन करने का नया नया तरीका लोग वहां पर निकाल रहे हैं, और तमाम तरह का काफी गर्मा गर्म बहस चल रही थी, उसी से जुड़ा एक सवाल जयशंकर जी हमारे साथ बने हुए हैं, नेता अजसू के, उनसे हम पूछते हैं। जयशंकर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब जी सवाल ये है, अभी इस चर्चा के दौरान, गर्मा गर्म बहस के दौरान, यहाँ पे बीजेपी के नेता दिनेश सिंह जी ने एक बात कही कि ना तो दबाव की राजनीति करते हैं, ना हम दबाव की राजनीति सहते हैं। सवाल ये कि एक तो आप पहले ही कंप्रोमाइज करके महज 8 सीटों पे लड़ रहे हैं, जबकि आपकी क्षमता इससे ज्यादा सीटों पे लड़ने की थी। दूसरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी कहीं पूर्ण बहुमत की स्थिति में होती है, तो आपको लगता है कि आपके साथ भी दबाव की राजनीति थोड़ी मुश्किल होगी? जो पद आप चाह रहे हैं, जो मंत्री पद आप चाह रहे होंगे, वो मिल पाएगा? मुश्किलें और बढ़ेंगी? देखिए, समझौते जब होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे चीजों पर दोनों तरफ से समझौता होता है जी, और ये दबाव का कहीं कोई बात नहीं है जी। न तो भाजपा का दबाव आजसू पर है, न तो आजसू का कोई दबाव है। लेकिन आप जो जिस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं कि मंत्री पद का मांग होगा, डिमांड होगा बीजेपी, माने ये आपका
जो है एकदम ये पहले बहुत पहले इस सवाल को आप उठा रहे हैं। जो मैंने इसीलिए बोला अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि एक स्थिति हम महाराष्ट्र में देख रहे थे। आलोक जी कुछ पूछना चाहते हैं? जयशंकर जी, जो रिकॉर्ड है ना, लोकसभा में 6 महीने पहले जो चुनाव हुआ है उसमें तकरीबन 62 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे पूर्ण बहुमत में आ जाएगी, आप किनारे ही रहेंगे, ऐसा दिख रहा है, इसीलिए सवाल उपज रहा है। अब तो साथ साथ है, अब हम क्यों बोले कि नहीं वो आप 62 सीट पर भी आ जाते हैं तो अच्छी बात है, उसमें हम साथ हैं उनके। इसमें आप यही सोच रहे हैं ना कि मान लीजिए कि हमारा 4 ही सीट आया, उनका। आलोक जी, अब आपको उत्तर मिल गया कि भाजपा आसू का गठबंधन क्यों हुआ जी। तो मतलब आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, जो आपके सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं, मंत्री पद को लेकर कोई उथल पुथल नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं नाराजगी कोई नहीं। एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो राज्य की परिस्थिति है जी, जो 14 साल तक राज्य की परिस्थिति रही, उसमें जो पूरे देश में 20 साल से जो सरकारें, मिलीजुली सरकारों का एक सिलसिला रहा है, झारखंड स्टेट में ये सिलसिला बहुत ही भद्दे रूप में रहा है। झारखंड स्टेट में बार बार ये प्रयास किया गया कि भाई कोई ऐसी सरकार बने जो टिकाऊ हो, नहीं हो पा रहा था। इसलिए कोई आदमी मान लीजिए कि सीटों पर बहुत ज्यादा अपना जिद नहीं करके एक अस्थाई सरकार के लिए इतना त्याग कर रहा है या भाजपा के साथ समझौता कर रहा है, अब हम उसको त्याग भी नहीं कहना चाहते हैं जी। तो हमको लगता है कि ये राज्य हित में जरूरी था जी। और इस परिस्थिति को आपको समझना पड़ेगा जो झारखंड का सिचुएशन अभी है, क्योंकि झारखंड दूसरे स्टेट से थोड़ा भिन्न है इस मामले में। जी, 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 कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है, कांग्रेस जो जिस तरह से क्रिएट करना चाहता है वो हमेशा शिखंडी बना करके राज करना चाहता है, और शिखंडी के राज्य से इस राज्य का कल्याण होना नहीं है जी। चलिए आज भी देखिएगा कि कांग्रेस पूरे प्रचार में, कांग्रेस पूरे अपने स्टैंड में चौधरी जी राज्य में बैकफुट पर है। वो हमेशा दूसरे को देख रहा है कि कौन आगे आएगा, किसको हम आगे करेंगे, किसके साथ हमारा समझौता होगा, इसी पर वो टिका हुआ है। इसलिए जो आज प्रचार से लेकर के राज्य के निर्माण 2 महीना पहले आजसू ने विजन डॉक्यूमेंट पेश किया था, जिसको भाजपा ने भी देखा होगा। ऐसा बात नहीं है कि भाजपा उसको बिना देखे समझौता किया होगा। इसलिए राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये गठबंधन उचित था, करना था, इसलिए किया गया, कोई दबाव की बात नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। धन्यवाद। जो कल्पनाएं आप कर रहे हैं, अब देखते हैं 23 तारीख को क्या कुछ सामने निकल करके स्थितियां साफ होती है। अब बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की। दूसरा मुद्दा जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से तमाम जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम तरीके की एक तरीके से कहा जा रहा है कि तमाम फिदाइन हमले हो सकते हैं। इस तरह के इनपुट आईबी की तरफ से मिल रहे हैं। 5 राज्यों में हाई अलर्ट, दिल्ली के अंदर रेड अलर्ट। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हैं। पुष्पेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं जो स्थिति बनी हुई है? एक तरफ हाफिज सईद का मामला, जिस तरीके से लाहौर के अंदर उसको सुरक्षा मुहैया कराई गई, 2 स्पेशल ट्रेन चलाई गई, और उसी के एक दिन पहले जो है वहां पर हम उसी दिन जो है देख रहे हैं हम जम्मू कश्मीर में हमला, और कहा जाता है हाफिज सईद की तरफ से सरकारी सुरक्षा के बीच में कि हम अगर कश्मीर पे कोई फैसला नहीं कर पाए मोदी तो हम बर्बाद कर देंगे हिंदुस्तान को। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, मुझे लगता है कि भारत की जनता को तो बहुत पहले से समझ में आ रहा है, भारत की विभिन्न पार्टियों को समझ में आ चुका है। इस देश में एक क्लास है जिसको हम तथाकथित ये कहते हैं कि वो इंटेलिजेंशिया क्लास है, और एक क्लास है जिसे हम पीसनिक के नाम से जानते हैं, जिनकी ये कॉटेज इंडस्ट्री चल रही है इस देश में। वो बार बार इस बात के बारे में नहीं, देखिए साहब, बातचीत करके इससे फायदा हो सकता है, नहीं हाफिज सईद गड़बड़ है, पूरा देश ठीक है, नहीं सिविलियन हुकूमत अच्छी है, नहीं फौज गड़बड़ है। हम इस गलतफहमी के शिकार लगातार होते रहेंगे। हम सबको पता है कि इस देश में जितनी भी जंगें लड़ी गई, उस जंगों के जमाने में कौन वहां हुकूमत में था, एक्स पार्टी थी, वाई पार्टी थी, सबका हम चरित्र देख चुके हैं। लेकिन हाफिज सईद हो, दाऊद इब्राहिम हो, सैयद सलाउद्दीन हो, चाहे वह अजहर मसूद हो, इन तमाम लोगों को पाकिस्तान की विदेश नीति का ये एक हिस्सा है।
उस हिस्से के तहत वो उनको जब दबाव बनाना होता है तो इनको नॉन स्टेट एक्टर्स को आगे कर देते हैं, और अगर वो पकड़ गए तो कहते हैं देखिए साहब ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, हमारा इन पे कोई जोर नहीं है, ये तो हमारे मुल्क में भी गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हाफिज सईद उनके लिए एक असेट है और एक ऐसा असेट है जिसको वो खोना नहीं चाहते हैं, और उसके माध्यम से भारत के ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश है उनकी, वो पूरी दुनिया देख चुकी है। आप दुनिया में उनको डोजियर देते हैं, रोज कहते हैं साहब देखिए हमने ये डोजियर दे दिया, हमने ये डोजियर दे दिया, आप यूएनओ के देते हैं, आप पूरी दुनिया के लोगों को, मतलब कांग्रेस के जमाने ये जबरदस्त कोशिश हुई थी कि उन सबको बुलाया और एक्सपोज किया गया, और पाकिस्तान को आप लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि हमारे देश के अंदर कुछ लोगों को अब इस बात से आगे बढ़ना चाहिए कि ये जो बातचीत है कैसे होगी, नहीं कैसे होगी। सवाल यह है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में हालात क्यों खराब हो रहे हैं। आप ये देखें कि जम्मू कश्मीर के अंदर या देश में पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां इसलिए चलती रही हैं कि भारत के अंदर एक बड़ा वर्ग जो है और भारत की सरकारें अपने डोमेस्टिक कंपल्शन के चलते वो बात नहीं कह पाती थी जो मोदी ने कह दी है, और मोदी के दबाव की वजह से वो लोग परेशान हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को 2 बार यूएन भगा दिया गया। नीता जी आपका रिएक्शन इस पूरे चीजों पर कैसे देख रही हैं आपसे? देखिए ये तो बहुत संक्षेप में मुझे लगता है कि जिस तरह से खुलेआम हाफिज सईद लाहौर में घूम रहे हैं और जिस तरह से वो वहां जगह जगह पर मीटिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से पाकिस्तान उनको शय दे रहा है, जैसा कि अभी इन्होंने पुष्पेन जी ने कहा। लेकिन मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है जनता में कि इस हमले के बावजूद भी जो कल हुआ, इसके बावजूद भी जनता वहां बाहर आएगी और वोट करेगी, क्योंकि यही उनके सामने सबसे बड़ा विकल्प है। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वहां की जनता को पूरा विश्वास है। चलिए एक संजय जी आपसे दिनेश जी माफ कीजिएगा, आपसे जानना यहाँ पर ये चाहेंगे, जब चुनाव प्रचार चल रहा था सर, समय से बिल्कुल ये कोई नई चीज नहीं है पुष्पेन जी, जब वहाँ चुनाव होते हैं तब हमले बढ़ते हैं। ये नहीं कह रहा मैं एक पार्टी से हट के बात कह रहा हूं। इस देश में जब भी आतंकवाद की बात होती है तमाम पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे होती हैं, लेकिन जो पार्टियां वहां चुनाव लड़ रही हैं, जिनका आपके साथ भी गठबंधन रहा है, उसका एक कैंडिडेट कहता है कि साहब ये मुजाहिदीन है, और दूसरी पार्टी जो पीडीपी है वो ये कहती है कि ये मीडिया की वजह से हमला हुआ है। इस पे आपका क्या कहना है? समय बिल्कुल रिएक्शन पहले मैं कहता हूं जी, मोदी जी कह रहे थे कि आने के बाद माकूल जवाब दिया जाएगा, तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन हमले बढ़ रहे हैं। आज राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा कि जब जब एनडीए की सरकार आती है आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये भी कहा गया कि मोदी जहां रैली कर रहे हैं कई जगहों पर दंगे हो जा रहे हैं। तो ये जो हमले हो रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, सवाल तो उठाए जाएंगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो पहला है 70 और 71% जो पहले चरण और दूसरे चरण में मतदान हुआ है, और इससे साबित हो गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों में जमहूरियत को लेकर ऊपर भरोसा ज्यादा है, और इसकी वजह से आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर का भारत की लोकतंत्र पर विश्वास जो बढ़ा है उसको देख लिया है। और 26/11 का हमला किसके समय में हुआ? और दूसरी चीज, आज जो वादी में अलगाववादी आतंकवादी हैं, इनके हौसले मोदी जी के आने के बाद पस्त हो रहे हैं, और उसकी बौखलाहट का परिणाम है। 10 सेकंड में आलोक जी अपनी बात 10 सेकंड में कश्मीर में नजर आ रहा है। आतंकवादी हमला है, इसलिए इसे पार्टी लाइन से बात नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 26 जनवरी को बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति यहां आ रहे हैं, तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने इसके मजम्मत की, इसके खिलाफत की है, और हमें ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इन हमलों को वार अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म के दायरे में लिया जाएगा, और मुरीदिके से जो लश्कर तैयबा का कैंप चला रहे हैं हाफिज सईद, इस पे कोई अगली कार्रवाई की बात की जाएगी, और ऐसे खुलेआम इन लोगों को घूमने नहीं दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीता जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। घटना चक्र में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। कल फिर इसी समय जुड़ेंगे कुछ खास मुद्दों के साथ।